मैं नहीं ले सकता। ये 3 व्यक्तियों के नाम मैं ले रहा हूँ और आप कोशिश कीजिए इनके संगठनों का नाम बताने की। मैं अभी आपके सामने क्या सिद्ध करने वाला हूँ कि इधर से जो संगठन बने उन्होंने आज़ाद भारत की, लोकतंत्र की, संविधान की कल्पना की, और इधर से जो पुराने वर्ग थे, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, उन्होंने धर्म के नाम की राजनीति की। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इधर के 3 संगठनों में नाम पे ख्याल कीजिए। पहले व्यक्ति हैं, उनके साथ हजारों और क्रांतिकारी हैं। एक व्यक्ति का नाम मैं ले रहा हूँ, उनका नाम है शहीद आजम भगत सिंह। संगठन का नाम अगर आपको याद है तो अच्छा है, कोई बता सकता है संगठन का नाम? भगत सिंह के संगठन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। याद रखिए जरा। अच्छा ये बताइए, भगत सिंह को याद रखना जरूरी है या नहीं? जरूरी है। तो ये एक शब्द याद रख लीजिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब दूसरा संगठन के आने के पहले इधर के 2 और महत्वपूर्ण परिवर्तन बता दूं। पहला परिवर्तन था दलितों के बीच में शिक्षा को ले जाना। इस तूफान से हम डरेंगे या चलते रहें? धन्यवाद। अब इधर के एक परिवर्तन को मैं आपको बता दूं कि आधुनिक शिक्षा आई, पर क्या दलितों को और स्त्रियों को ये शिक्षा आसानी से मिल गई? नहीं। इसके लिए महात्मा ज्योतिराव फुले का नाम याद रखिए। ज्योतिराव फुले ने ये शिक्षा दलितों तक ले जाने के लिए स्कूल खोले। तो क्या उनका स्वागत हुआ या विरोध हुआ? विरोध हुआ। तो विरोध करने वालों ने क्या कहा आपको पता है? हमारे महाराष्ट्र में एक अफवाह उड़ाई गई कि भाई ये दलितों को शिक्षा देना ये कलयुग की निशानी है। दलितों को शिक्षा देना कलयुग की निशानी है। तो मैं आपसे पूछ लूं, सतयुग वो युग है जिसमें दलितों को शिक्षा वर्जित है? कलयुग वो युग है जिसमें दलितों को शिक्षा मिल सकती है? तो कौन सा युग चाहिए आपको? मैं भी आपसे सहमत हूँ। अब इसी के साथ साथ महिलाओं की शिक्षा, लड़कियों के लिए स्कूल खोलना, ये काम सावित्रीबाई फुले ने किया। अच्छा किया या गलत किया? और सावित्रीबाई फुले की जो पहली सहेली थी, उनकी जो पहली शिक्षिका थी, उनका नाम था फातिमा शेख। सावित्रीबाई फुले को याद रखते हैं तो फातिमा शेख को भी याद रखिएगा। इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ये काम आसान था क्या? आसान नहीं था। इनको इतनी प्रॉब्लम होती थी। अब वो उसका मैं आज से बताता हूँ। जब ये महिलाएं लड़कियों के अपने स्कूल में जाती थी, अपने साथ में एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाती थी। क्यों भाई? क्या उनको भी अपने प्रधानमंत्री जैसे बार बार कपड़े बदलने की आदत थी? फिर क्यों ले जाते थे कपड़े? क्योंकि उन पर कीचड़, गोबर, पत्थर फेंका जाता था, कपड़े गंदे हो जाते थे, तो स्कूल में जाके कपड़े बदलना पड़ता था। और इसी के साथ जब इन्होंने ये शिक्षा की, तो एक और मज़ेदार बात आपको बताना चाहता हूँ। और यहाँ जो कुछ महिलाएं बैठी हैं, खास तौर से उनके लिए था, पर ज़्यादा महिलाएं नहीं है, फिर भी आपको बात बता देता हूँ। लड़कियों को शिक्षा देने से रोकने के लिए एक अफवाह उड़ाई गई। अफवाह। अब बताइए, अफवाह में ताकत होती है? यस नो? अफवाह दंगे करा देती है? अफवाह गणपति की मूर्ति को दूध पिला देती है? तो अफवाह उड़ाई गई, जो स्त्रियां पढ़ लिख लेंगी वो जल्दी विधवा हो जाएंगी। अब उसका ये गलत बात है, उसको सिद्ध करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी है, MBBS डॉक्टर है, पिछले 40-42 सालों से मुझे झेल रही है। इस मिनट तक विधवा नहीं हुई है, आगे का मुझे पता नहीं है। तो कितनी गलत बातों को फैलाया गया, इस बात को आप देख लीजिए। खैर, तो इधर से जो संगठन आए, उन संगठनों को हम देख रहे थे। शहीद आजम भगत सिंह के संगठन का नाम क्या बताया मैंने? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। फिर आते हैं भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, दलितों के मसीहा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल, उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। कॉमरेड, इसको याद रखिएगा। यहाँ जो मजदूर संगठनों में सबसे शुरुआती का एक संगठन था, उसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। बनाने वाले कौन?
बाबा साहब अम्बेडकर। और अंत में जाके उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसके कई टुकड़े आज मौजूद हैं। कोई टुकड़ा इधर जाके चाटता है, कोई टुकड़ा उधर जाके चाटता है। कोई नाम गेस कर सकता है? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आरपीआई। थैंक यू। मैं कंजूसी नहीं करना चाहता इसलिए पूरा कर रहा हूँ। अब तीसरे संगठन का नाम आप सब बताएंगे मुझे। मैं उस संगठन के लिए वोट नहीं मांग रहा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये संगठन में 4 लीडर्स के नाम ले रहा हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। संगठन का नाम कौन? फिर से कंजूसी करते आप, पूरा नाम बोलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये इधर के संगठन हो गए। अब राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, इनकी सत्ता कमजोर होने लग गई। सत्ता कमजोर होने लग गई तो पहला उन्होंने काम किया, उन्होंने कहा हमारा धर्म संकट में है। मुस्लिम नवाब क्या बोलेगा? इस्लाम खतरे में है। हिंदू राजा क्या बोलेगा? हिंदू धर्म संकट में है। याद रखिए, मेरा फेवरेट सेंटेंस है, धर्म कभी संकट में नहीं होता। लोगों की सत्ता जब संकट में होती है, लोगों की सत्ता जब संकट में होती है तो धर्म की दुहाई देकर उसके पीछे छुप जाते हैं। आज भी कहा जा रहा है ना, हाँ हमारा धर्म संकट में है, ऊपर से लेके नीचे तक कह रहे हैं, जब उनका पॉलिटिकल पावर क्योंकि जाने वाला है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप समझ। अब तो इनकी तरफ से भी 3 संगठन आए, जरा याद कीजिएगा, इनके नाम का भी आपको बताना है। शुरू में इनमें केवल राजा थे, नवाब थे, जमींदार थे, जागीरदार थे। बाद में चलकर इनमें कुछ पढ़े लिखे शिक्षित लोग, अपर कास्ट के लोग, सवर्ण संप्रांत लोग जुड़ गए। और ये 3 संगठनों के नाम आप गेस कीजिए। मैं लीडर्स के नाम बता रहा हूँ, पार्टी का नाम आपको बताना है। पहले व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, पार्टी का नाम मुस्लिम लीग, ठीक है। दूसरे व्यक्ति का नाम है विनायक दामोदर सावरकर, हिंदू महासभा। थैंक यू वेरी मच, आपने बता दिया। अब मैं सावरकर के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कैसे वो शुरू में क्रांतिकारी थे, बाद में वो अंग्रेज़ों पे समर्पित हो गए, बार बार माफ़ी मांगी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो किया, 7-6 बार छूट कर आए और उन्होंने हिंदू राष्ट्र की कल्पना के बारे में किताब लिखी, जिसका नाम है हिंदुत्व और हू इज ए हिंदू। इसी को लेकर हिंदू राष्ट्र की कल्पना उन्होंने रखी और हिंदू राष्ट्र की कल्पना लोग को लेकर एक बहुत बड़ा संगठन आज है जो 1925 में बना। और ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले का नाम भी आप बताएंगे? पहले ये है, नहीं सुन लो, थोड़ा पूरा सुन तो लो जवाब देने के पहले ये लोग हाफ पैंट पहनते थे, आजकल फुल पैंट पहनने लग गए हैं। क्या नाम है? क्या कौन सा राष्ट्र चाहिए इनको? हिंदू राष्ट्र। इनकी जड़ें कहाँ हैं? उभरते वर्गों में या डूबते वर्गों में? इनके मूल्य कहाँ हैं? उभरते संविधान के साथ या मनुवाद के साथ? मनुवाद के साथ। तो यहाँ हमको पहचानना है। नई नई भाषा, नई नई तरकीब से वही मनुवाद को अलग अलग तरीके से सामने रखने की वो बात करते हैं। खैर, अब आरएसएस की आलोचना करना बहुत आसान है, मैंने भी 1-2 किताबें लिखवा ली है, एक और अभी आने वाली है, पर उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। इसने क्या किया? नंबर 1, इधर के सब संगठन मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस आज़ादी के आंदोलन से दूर रहे। अंग्रेज़ों से दोस्ती या दुश्मनी? दोस्ती। इधर अंग्रेज़ों से दुश्मनी, इधर अंग्रेज़ों से दोस्ती। और तीनों ने, खैर आरएसएस से मैं आता हूँ, मुस्लिम लीग तो जाके पाकिस्तान में सत्यानाश कर दिया उसने। अब ये हिंदू महासभा, आरएसएस यहाँ है। हिंदू महासभा भी उतना सुनाई नहीं देती। आरएसएस ने क्या किया? आरएसएस ने स्वयं सेवकों को ट्रेन किया, प्रचारकों को बनाया। और यहाँ मैं उनकी तारीफ करूँगा कि उन्होंने लगातार बिना झिझक के लोगों के दिमाग में बातें डालना शुरू किया। क्या बातें डालना शुरू कर दिया? आज 95 साल से वो लगातार काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हम एक मीटिंग आज लेंगे, थक जाएंगे, वो थकते नहीं हैं। रोज़ शाखा चलती है, 3 महीने में एक बार ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, 6 महीने में एक बार और ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, एक के बाद एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होते चलते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का मॉड्यूल बहुत आसान है, कठिन नहीं है। नंबर 1,
हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू शब्द अस्तित्व में कब आया? 8वीं शताब्दी में। याद रखिएगा, हिंदू शब्द अस्तित्व में कब आया? 8वीं शताब्दी से। कौन सी नदी के नाम से बना है? सिंधु नदी के नाम से बना है, ठीक है। पर इनका दावा क्या है? हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं। और पहले मैं बता दूं आपको, पहले हम शिकारी अवस्था में थे, राइट रॉन्ग, फिर पशुपालक अवस्था में आए। आर्य जब साउथ दक्षिण रशिया स्टेपिस एरिया से आए, आर्य वहाँ से आए थे, उस समय वो क्या थे? पशुपालक। पशुपालक को हम राष्ट्र कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। उसके बाद राजाशाही आई, कृषि व्यवस्था आई, राजाशाही आई। राजाशाही को हम राष्ट्र नहीं कह सकते, क्योंकि राजाशाही में ऊंच नीच अंतर्निहित है। राजाशाही के अंदर ऊंच नीच बनी होती है। पर खैर, इनका दावा है हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र है। पुराने समय में सब चंगा चंगा भला सी चंगा सी, पर कौन सी किताब के आधार पर चलता था समाज? मनुस्मृति के आधार पे। तो उनको उन्होंने बहुत आदर्श बताया। और उस समय जो भी कुरीतियाँ थी, जाति व्यवस्था थी, यस नो, वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों पे शोषण दमन, सती प्रथा, स्त्रियों का दुय्यम दर्जा, सब था। आज वो गोलमाल करके कह रहे हैं कि ये सब जो हुआ ये मुसलमान राजाओं के आने के कारण हुआ। मुसलमान राजा यहाँ पहली बार आए उत्तर पूरी भारत में 11वीं शताब्दी के बाद। 11वीं शताब्दी के बाद। और मनुस्मृति कब से लिखी गई है? 2री शताब्दी में। मनुस्मृति कब लिखी गई? 2री शताब्दी में। तो खैर, इनका एजेंडा अलग था। एक एजेंडा इधर चल रहा था, भगत सिंह अंबेडकर गांधी। क्या एजेंडा था? इसकी परिणति हुई पहले तो भारतीय संविधान के रूप में। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान जब बनने वाला था तो जवाहरलाल नेहरू इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे। तो जवाहरलाल नेहरू अपने गुरु, उनके गुरु कौन? महात्मा गांधी, उनके पास जाते हैं, बोलते बापू ये संविधान सभा की ड्राफ्टिंग के लिए हम किसको करें? तो बापू एक शब्द में जवाब देते हैं, इसके लिए अंबेडकर उचित रहेंगे। अंबेडकर इसके संविधान सभा के अध्यक्ष बन गए। और कौन से मूल्य हमको देता है? बार बार जो मैं दोहराता हूँ, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय। ये 4 मूल्यों को याद रखिए। स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय। और बाद में जो हमारे आज़ादी के बाद जो विकास हुआ वो देखिए आप। अब पिछले 30 साल से तो हमारी गाड़ी उल्टी दिशा में जा रही है, पर आज आप देखिए जो भी भारत में विकास हुआ उसकी नींव 2 आधार पर टिकी है। इसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ अंबेडकर नेहरू क्रांति। अंबेडकर नेहरू क्रांति का क्या मतलब? अंबेडकर का संविधान, नेहरू का आधुनिकीकरण। नेहरू के आधुनिकीकरण में क्या था? शिक्षा व्यवस्था, यस नो। आईआईटी कहाँ से आई? वहीं से आई। बीआरसी, भाभा एटॉमिक रिसर्च कमीशन, सीएसआईआर, इसरो का जो पहला नाम था वो भी नेहरू ने 1961 में रखा था। अभी तक चंद्रयान की पूरी क्रेडिट हमारे वो 56 इंची ले रहे हैं, पर उसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 1961 में, नेहरू के समय में। पब्लिक सेक्टर कब आया? नेहरू के ज़माने में। तो आज जो कुछ 70 साल में बनाया वो 7 सालों में, 9 सालों में बेचा जा रहा है। पहले जनता का कंट्रोल था, जनता का कंट्रोल था। अब किसका कंट्रोल आ रहा है? चंद पूंजीपतियों का। और लोकतंत्र के आहार की सबसे बड़ी निशानी है। एक तरफ इधर से जो मूल्य आए उनकी परिणति हुई भारतीय संविधान में, दूसरा भारत के बनने में। अब इधर इन लोगों ने क्या किया? स्वयंसेवकों को ट्रेन किया, प्रचारकों को ट्रेन किया, और कौन से मुद्दे उठाए? मंदिर वहीं बनाएंगे। अब तो मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, ट्रेन चलने वाली है। और आपने देखा होगा ना, उस दिन मंदिर का जब शिलान्यास किया गया था तो किसने किया था? प्रधानमंत्री जी ने। मैं दिन भर टीवी के सामने बैठा रहा। क्यों? किसके लिए? अरे उस दिन मुझे इतने अच्छे 3-3 घंटे पे ड्रेस नए देखने को मिले। धार्मिक ड्रेस, धार्मिक भी और ऊपर से ड्रेस भी, आम के आम गुठली के दाम। खैर, ये एक मामला उठाया गया। उस समय मंदिर को मस्जिद को तोड़ा गया, कहा गया ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। उसके बाद और लिस्ट निकाली गई।
तो एक तरफ नेहरू ने 1954 या 56 में भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय, उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करके कह रहा हूँ, नेहरू ने क्या कहा था, आधुनिक भारत के पूजा के स्थान क्या है। नेहरू ने कहा था ये जो बांध है जिससे हमारी खेती सुधरेगी, ये जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, ये जो पब्लिक सेक्टर है, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, ये आधुनिक भारत के नए पूजा के स्थान हैं। और 1990 के बाद वो रथ यात्री आए। रथ यात्री कौन? आडवाणी जी, आपका बहुत धन्यवाद करेंगे, उनकी पार्टी ने तो उनको भुला दिया, आप अभी भी उनको याद रख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आडवाणी ने कहा ये नेहरू क्या बोलते हैं, ये पूजा के स्थान मंदिर, ये पब्लिक सेक्टर है, यूनिवर्सिटी है, शिक्षा के स्थान है। नहीं नहीं नहीं, हमारे मंदिर तो मस्जिदों के नीचे खड़े हैं। मस्जिदों को तोड़ो, मंदिर बनाओ, देश का ध्यान दंगों में लगाओ। ये दो प्रकार की राजनीति आप चल रही है, इसमें से किसका चुनाव करना है ये फैसला आपका है। फैसला मैं आप पर सोचता हूँ। मैं केवल इतना बता रहा हूँ, धर्म के नाम की राजनीति कभी भी देश को प्रगति करने नहीं देती। श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो या भारत, जहाँ भी धर्म के नाम की राजनीति आएगी वो इसी प्रकार का करेगी। और ये फिर अब अंतिम बात में